भारत में गिरती प्रजनन दर यानी फर्टिलिटी रेट को लेकर इस समय एक गंभीर बहस छिड़ गई है। इस चर्चा की मुख्य वजह दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन मस्क का एक सोशल मीडिया पोस्ट है। मस्क ने अमेरिकी मैगजीन द इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट शेयर करते हुए चिंता जताई कि भारत की जन्म दर अब रिप्लेसमेंट लेवल 2.1 से नीचे आ गई है। उन्होंने इशारा किया कि जल्द ही भारत की आबादी घटने लगेगी और ये बदलाव उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से हो सकता है। आइए इस पूरे मामले को आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर रिप्लेसमेंट लेवल क्या है, भारत में आबादी क्यों घट रही है और इसके दूरगामी परिणाम क्या हो सकते हैं, सरकार इसको किस तरह से देख रही है, कितनी गंभीरता से ले रही है। रिप्लेसमेंट लेवल और मस्क का इशारा। सरल शब्दों में कहें तो रिप्लेसमेंट लेवल का मतलब उस दर से है जिस दर पर एक पीढ़ी की मृत्यु होने के बाद उसकी जगह लेने के लिए नई पीढ़ी तैयार होती है। जनसांख्यिकी के अनुसार यानी डेमोग्राफी के मुताबिक ये पैमाना 2.1 तय किया गया है। इसका मतलब है कि आबादी को स्थिर रखने के लिए औसतन हर कपल के कम से कम 2 बच्चे होने चाहिए। भारत की मौजूदा स्थिति। संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन और हालिया भारतीय सर्वे रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट गिरकर 1.9 रह गया है। मस्क की चेतावनी क्या है? मस्क का मानना है कि गिरती प्रजनन दर मानव सभ्यता के सामने सबसे बड़े खतरों में से एक है। जब देश में मरने वालों की संख्या के मुकाबले पैदा होने वाले बच्चों की संख्या कम हो जाएगी तो देश में युवाओं की कमी होने लगेगी, जिसका सीधा असर देश की आर्थिक और सामाजिक ताकत पर पड़ेगा। दूसरा, जनसंख्या विस्फोट से भारी गिरावट तक का सफर। आजादी के समय यानी करीब 1950 के आसपास भारत की आबादी करीब 36 करोड़ थी। कम संसाधनों के बीच आबादी तेजी से बढ़ी और 1970 तक ये 54 करोड़ पार कर गई। उस समय सरकारों को लगा कि इतने बड़े देश का पेट भरने और संसाधन जुटाने के लिए जनसंख्या को नियंत्रित करना जरूरी है। इसके बाद सरकार ने हम दो हमारे दो जैसे बड़े जागरूकता अभियान चलाए। ग्रामीण और कम पढ़े लिखे इलाकों में परिवार नियोजन की महत्ता समझाई गई। इन प्रयासों का असर दिखने में समय लगा, लेकिन जब बदलाव आया तो उसकी रफ्तार अनुमान से कहीं ज्यादा तेज निकली। साल 2001 का पीक। अर्थशास्त्रियों के अनुसार भारत में सालाना जीवित पैदा होने वाले बच्चों की संख्या साल 2001 में अपने चरम पर थी। उसके बाद से हर साल पैदा होने वाले बच्चों की कुल संख्या लगातार कम हो रही है। शहरी बनाम ग्रामीण अंतर। साल 2014 तक देश की कुल दर 2.3 थी, लेकिन शहरों में ये 1.8 तक गिर चुकी है। शहरों में यह गिरावट पिछले 25 सालों से रिप्लेसमेंट स्तर से नीचे बनी हुई है। अनुमान से पहले गिरावट। विशेषज्ञों का अनुमान था कि भारत 2030 से 2035 के बीच रिप्लेसमेंट स्तर से नीचे आएगा, लेकिन 2020-21 के राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण यानी NFHS तक भारत पहले ही 2.0 पर आ गया और अब वो 1.9 पर आ चुका है। राहत की बात यह है कि यह गिरावट किसी एक वर्ग में नहीं बल्कि हिंदू, मुस्लिम और अन्य सभी समुदायों में समान रूप से देखी गई है। राज्यों की स्थिति क्या है? कहां सबसे ज्यादा, कहां सबसे कम? भारत के राज्यों में प्रजनन दर को लेकर बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। पूरे देश में सिर्फ 6 राज्य ऐसे बचे हैं जहां प्रजनन दर रिप्लेसमेंट स्तर 2.1 के बराबर या उससे ऊपर है। बाकी सभी राज्य इस रेखा से नीचे जा चुके हैं। सबसे ज्यादा प्रजनन दर वाले राज्य टॉप 6 की अगर हम बात करें तो बिहार है जहां 2.9 प्रजनन दर है, उत्तर प्रदेश 2.6 पर है, मध्य प्रदेश 2.4 पर है, राजस्थान 2.3 पर है और छत्तीसगढ़ 2.2, झारखंड 2.1 पर है। अब इसके बाद हम बात करते हैं सबसे कम प्रजनन दर वाले राज्यों की, तो उसमें दिल्ली शामिल है 1.2 पर, चंडीगढ़ 1.3, केरल 1.3, तमिलनाडु 1.3, पश्चिम बंगाल 1.3। इस भारी अंतर की वजह क्या है? विशेषज्ञों का एक बड़ा मशहूर कथन है कि विकास ही सबसे अच्छा गर्भ निरोधक है। जिन राज्यों ने तरक्की की वहां आबादी अपने आप काबू में आ गई। इसके पीछे 4 मुख्य कारण हैं। शिक्षा और महिला सशक्तिकरण। दिल्ली और दक्षिण भारत, केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में महिलाओं की साक्षरता दर ऊंची है। जब महिलाएं शिक्षित होती हैं और नौकरियों में जाती हैं तो वे देर से शादी और छोटा परिवार चुनती हैं। बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं।
दक्षिण के राज्यों में शिशु मृत्यु दर बहुत कम है। अब जब माता पिता को भरोसा होता है कि उनका बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ रहेगा तो वे ज्यादा बच्चे पैदा करने का जोखिम नहीं लेते। बिहार यूपी में स्थिति इसके विपरीत होने से दर अभी भी ऊंची है। वहां पे महंगाई और शहरी लाइफस्टाइल, दिल्ली चंडीगढ़ जैसे महानगरों में रहना बेहद खर्चीला है। छोटे घर, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का भारी खर्च या करियर की व्यस्तताओं के चलते लोग 1 या 2 बच्चों तक ही सीमित हो रहे हैं। अब भारत पर इसका असर क्या होगा? यह बदलाव रातों रात नहीं दिखेगा, लेकिन अगले 20 से 30 सालों में भारत का पूरा ढांचा बदल जाएगा। आबादी एकदम से कम नहीं होगी, क्योंकि भारत के पास अभी युवाओं की एक बहुत बड़ी फौज है जो आने वाले सालों में शादी करेंगे। इसलिए अगले कुछ दशकों तक आबादी थोड़ी बढ़ती रहेगी। इसे पॉपुलेशन मोमेंटम कहते हैं, लेकिन इसके बाद गिरावट शुरू होगी। बुजुर्गों की बढ़ती संख्या, अनुमान है कि साल 2050 तक भारत की करीब 20% आबादी, लगभग 30 करोड़ लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के हो जाएंगे। इसका मतलब है कि युवा कम होंगे और बुजुर्गों की संख्या ज्यादा होगी। पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकार का खर्च भारी बढ़ सकता है। अब डेमोग्राफिक डिविडेंड खोने का जो डर है वो क्या है? भारत इस समय अपनी कामकाजी जो आबादी है वो 15 से 59 वर्ष के दम पर दुनिया में सबसे तेज आर्थिक तरक्की कर रहा है। लेकिन अगर श्रम बल छोटा होने लगा तो हम अमीर बनने से पहले ही बूढ़े हो जाएंगे। उत्तर बनाम दक्षिण का राजनीतिक विवाद, दक्षिण भारत के राज्यों ने देश के हित में जनसंख्या को नियंत्रित किया, लेकिन इसके कारण देश की राजनीति में उनका प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। आने वाले परिसीमन में लोकसभा की सीटें जनसंख्या के आधार पर तय होनी है। दक्षिण के राज्यों को डर है कि आबादी कम होने से उनकी संसद सीटें कम हो जाएंगी और उत्तर भारत यानी यूपी बिहार का दबदबा बढ़ जाएगा। साथ ही टैक्स के पैसों के बंटवारों को लेकर भी विवाद गहरा सकता है। निपटने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं? भारत सरकार की अभी तक कोई राष्ट्रीय प्रो नेटलिस्ट यानी बच्चे पैदा करने को बढ़ावा देने वाली नीति नहीं है, लेकिन राज्य स्तर पर चिंताएं दिखने लगी हैं। आर्थिक मदद की घोषणा, आंध्र प्रदेश जैसी राज्य सरकारों ने घोषणा की है कि वे परिवारों को तीसरे और चौथे बच्चे के जन्म पर वित्तीय सहायता 30,000 से 40,000 रुपए तक देंगे, ताकि स्थानीय आबादी का संतुलन ना बिगड़े। मुफ्त IVF केंद्र, गोवा, कर्नाटक और तेलंगाना जैसे राज्यों ने सरकारी खर्च पर IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन सेंटर शुरू किए, ताकि जो कपल माता पिता बनना चाहते हैं लेकिन मेडिकल दिक्कतों से जूझ रहे हैं उनकी मदद की जा सके। वैश्विक अनुभव, क्या दुनिया को कोई हल मिला है? भारत इस संकट से जूझने वाला पहला देश नहीं है। दुनिया के कई अमीर देश इस दलदल में सालों से फंसे हैं। दक्षिण कोरिया और जापान, दक्षिण कोरिया की प्रजनन दर दुनिया में सबसे कम 0.75। जापान में स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि वहां बच्चे ही नहीं हैं। चीन और यूरोप, अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी के कारण चीन अब तेजी से बूढ़ा हो रहा है और वहां की दर 1.0 पर आ गई है। इटली, जर्मनी और वियतनाम जैसे देश भी इसी संकट से जूझ रहे हैं। नतीजा, इन देशों ने बच्चों के जन्म पर लाखों रुपए के इनाम, मुफ्त शिक्षा, टैक्स में छूट और लंबी पैटर्निटी लीव जैसे कई उपाय दिए हैं। लेकिन रिपोर्ट्स बताती है कि एक बार जब समाज में छोटे परिवार या नो चाइल्ड का कल्चर आ जाता है तो उसे सरकारी नीतियों या पैसों के दम पर बदलना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भारत के लिए चुनौती यह है कि हमें समय रहते अपनी मौजूदा युवा आबादी का सही इस्तेमाल करके देश को आर्थिक रूप से समृद्ध बनाना होगा, ताकि भविष्य में आने वाले इस जनसांख्यिकी संकट का सामना किया जा सके। आप लोगों को क्या लगता है इस पूरी रिपोर्ट को लेकर, इस खबर को लेकर, एलन मस्क के बयान को लेकर? जिन रिपोर्ट्स, जिन आंकड़ों का जिक्र इस खबर में हुआ उनको लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए आप जुड़े रहिए अमर उजाला.com के साथ। देखते रहिए अमर उजाला।